subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है तो उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फिलहाल आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। जैसा कि मैथमेटिक्स में आपका जो बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 138 अर्थात 138 प्रश्न पूछा जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसकी संख्या 100 होगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसकी संख्या 100 होगी। मतलब प्रत्येक के आपके मतलब दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन को बनाना है। मतलब 100 में से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक 2 क्वेश्चन में केवल एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है, और 100 क्वेश्चन में से आप किसी भी 50 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो कि 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 50 से ज़्यादा आपको बनाना ही नहीं है। जो 50 आएगा आपको 100 में से उसी 50 का उत्तर देना है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो 30 आपका सब्जेक्टिव टाइप आएगा लघु उत्तर, ये जो 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको केवल 15 प्रश्न का जवाब देना है। और आपका 8 दीर्घ उत्तर ये 5 नंबर वाला आएगा, जिसमें आपको केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो शुरुआती का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरा डेरिवेशन एवं सॉल्यूशन के साथ आंसर बताने जा रहा हूं। और इसी प्रकार से जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उन सभी का आंसर की आपको पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जो आपके अदर सब्जेक्ट का मॉडल सेट है उसका भी आंसर की आपको अप टू डेट प्रोवाइड करवाया जाए और आपके बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू करवाया जाए। तो चलिए बिना समय वेस्ट के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 92/115 का सरलतम रूप है। तो देखिए, सरलतम रूप का मतलब होता है ये अभी पूर्ण फ्रैक्शन अर्थात पूर्ण भिन्न के रूप में नहीं है। आप सभी को पता होगा कि भिन्न संख्या वो संख्या होती है जिसमें अंतिम चरण में जाते हुए अंश एवं हर एक दूसरे में जो है कोई भी कॉमन संख्या नहीं आएगा। मतलब वो जो है फिर अंत में कटेगा नहीं। जैसे देखिए, अगर आपको 3/4 की बात करें तो ये भी एक भिन्न संख्या है, क्योंकि 3 और 4 के लिए कोई ऐसा कॉमन संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। इसी प्रकार 3/5 में भी होगा, इसी प्रकार 4/5 में भी होगा और 46/23 में भी होगा। लेकिन आपको सरलतम रूप लिखना किसका है, तो 92/115 का। तो आप इसे काटेंगे, जैसे आप भिन्न भाग में काटते हैं या फिर बट्टा वाले संख्याओं को काटते हैं। तो 92 को काटेंगे तो देखेंगे 23 चौका 92 होता है, और आपका यहाँ पे 23 चौका नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 से ऊपर नीचे कटेगा तो 23 चौका 92 और आपका हो जाएगा 23 पंचे 115। तो देखिए 4/5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जब आप 4 से भाग देंगे ना इसमें तो 23 से ये भी कट जाएगा, और 5 से देंगे तो 23 मरतबे ये भी कट जाएगा। तो 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जो है सरलतम रूप है, भिन्न संख्या का सरलतम रूप है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप सभी को पता होगा किसी 2 परिमेय संख्या या फिर 2 अपरिमेय संख्या हो तो उसके बीच में आप अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई ए परिमेय संख्या है, ए बी परिमेय 2 परिमेय संख्या दिया गया है, तो उसके बीच का आपको जितना भी निकालना हो 5, 10, 15, 20 या कितना भी जो दिया रहता है आपका, तो इसका फॉर्मूला आप शॉर्ट में a+nb/n+1 पे निकाल सकते हैं, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसके लिए आपको पता होगा, सबसे पहले देखिए जो परिमेय संख्या होता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं सभी परिमेय संख्या के रूप में दिया गया, जो p/q के रूप में होगा। तो जो p/q होता है उसको पहले सरलतम रूप में आपको लिख लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको सरलतम रूप में आपको दिखाया 92/115 का, तो वो आया 4/5। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ भी अगर कोई संख्या दिया गया, अगर कटने वाला है तो उससे पहले उसको काट देना है, और उसके बाद जब p/q का एक सरलतम रूप आ जाएगा तो q का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और अब q का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ जाएगा, अर्थात 2 और 5 के गुणज के रूप में आएगा, तो वो शांत होगा। लेकिन 2, 5 के गुणज के अलावा कोई अन्य संख्या अगर इसमें आ जाए, मान लीजिए 3 का गुणज आ गया, तो वो अशांत हो जाता है। तो इसमें जब आप 15/1600 का निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए 5 से ये कटेगा, यहाँ पे ऊपर 15 भी कटेगा 5 से, और ये भी कटेगा। तो 5 से आप काटिए, 5 तिया
15 और नीचे काटेंगे आप तो देखिए 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, मतलब 320 पंचे आपका हो जाएगा 1600। तो अब देखिए 3/320 फिर से नहीं कटेगा, तो 3/320 मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। तो Q का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है 320 का। तो चलिए 320 का मैं करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो 320 का देखिए 2 से आपको भाग मतलब देना है, 2 से लग जाएगा। तो देखिए 16 दूना 32 मतलब 160 दूना 220 320 हो जाएगा। फिर 2 से 80 दूना 160 हो जाएगा। फिर 2 से 40 होगा। फिर 2 से 20 होगा। फिर 2 से 10 होगा और फिर 2 से 5 होगा। मतलब इसको जब आप लिखेंगे 320 को तो इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना बार 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर 1। तो देखिए 2 का पावर m के जगह पे 6 है और 5 का पावर 1 मतलब n के जगह पे 1 है। तो 2 और 5 के गुणज के रूप में ये आ गया जो Q है वो, तो इसीलिए ये शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा। अब शांत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5/2 है तो 2 से आपको 5 में भाग देना है। तो 5 में भाग देना है तो देखिए 2 दूनी पहले 4 आप लगाएंगे, फिर 1 बचेगा तो दशमलव लेके आप 0 लेंगे, 2 पंचे 10। मतलब जब कोई भी संख्या दशमलव के बाद पूर्ण रूप से अगर कट जाती है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। तो 2 यहाँ पे 5/2 जो है ये एक मतलब शांत दशमलव वाला संख्या है। शांत दशमलव वाला भिन्न है, मतलब जब आप भाग देंगे तो पूरा पूरा दशमलव के बाद भी कट जाएगा, तो इसी को शांत कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 15/1600 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है dy² प्लस by प्लस ए। देखिए यहाँ पे जो आपका चर राशि है वो y के टर्म में दिया गया है, और आपको पता होगा कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का होता है, और अगर बराबर में 0 आप ले लेंगे तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर होता है, पहले वाला जो होता है मतलब लेफ्ट साइड का जो व्यापक रूप होता है वो आपका बहुपद के लिए होता है, और अगर बराबर के बाद 0 कर देते हैं तो टोटल जो है वो समीकरण के लिए हो जाता है। समीकरण में केवल इक्वल में 0 आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको जो भी बताता हूँ थोड़ा समय उसमें लग सकता है, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि इसके इस टाइप का अगर कोई भी अदर क्वेश्चन होगा उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ देखिए a के जगह पे आपका d दे दिया गया है, b के जगह पे आपको b ही है और c के जगह पे a दे दिया गया है। तो कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, आपको पता होगा द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो कहता है अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा गुने बीटा होता है c/a, तो c/a, c देखिए c तो आपका a दिया ही गया है, लेकिन a बराबर क्या है इसमें d दिया गया है, तो a/d इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a, लेकिन यहाँ c/a ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि a y² का गुणांक होता है, b जो होता है द्विघात समीकरण का वो y का गुणांक होता है, और जो कांस्टेंट होता है अचर पद होता है वो c होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। जैसे मान लीजिए √3 है और इसको रूट से बाहर करना है, तो आप क्या करेंगे, √3 से ही गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो परिमेयीकरण इसे ही कहते हैं, मतलब ऊपर वाला रूट हट जाएगा तो 3/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। कहता है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक जो है, तो कोई भी संख्या दिया गया है तो उसका परिमेयीकरण गुणांक वही संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √18। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न जो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपको अभाज्य संख्या सबसे पहले समझ लेना है। देखिए वैसी संख्या कोई भी, मतलब मान लीजिए जिससे 2 लेते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं अर्थात अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए 2 में केवल 1 और 2 से भाग लगेगा, 3 में भी आप देखिए केवल 1 और स्वयं 3 से भाग लगेगा, इसके अलावा अन्य संख्या से नहीं भाग लगेगा, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। अब बात करिएगा 1 का, तो देखिए 1 तो स्वयं में मतलब 1 ही है, कम से कम 2 ठो संख्या से भाग लगना है। कम से कम क्या मतलब उसमें फिक्स होता है अभाज्य संख्या में कि 2 ही संख्या से भाग लगेगा, जिसमें पहला संख्या 1 होगा और दूसरा वो स्वयं होगा, तो वो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन 1 में ऐसा कंडीशन नहीं आता है, तो 1 तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, 0 भी ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी है। अब यहाँ पे कहता है कि सबसे छोटी लेना है, अभाज्य तो होना चाहिए लेकिन सबसे छोटी, तो 2 छोटा है या 3 छोटा है आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। 2 छोटा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, तो तब 3 होता, और सम अभाज्य में आपका जो है 2 ही हो जाएगा। अब इसके विपरीत आप भाज्य संख्या भी समझ लीजिए। अभाज्य का मैंने बता दिया कि जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से नहीं कटेगा, लेकिन भाज्य में क्या होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कटे। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, जो देखिए आपका 1 से कटेगा और स्वयं 4 से तो कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार 6 भी होता है, देखिए 1 से कटेगा,
छः से कटेगा, उसके बाद 2 और 3 इनसे भी कट जाएगा। जब एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटेगा तो उसको आप भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका फिलहाल आपको छठा का आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन भाज्य का भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। 7वां प्रश्न है यहाँ पे, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी धनात्मक पूर्णांक है तो जब आप पहला ही वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो यूक्लिड जो है विभाजन का नियम पढ़ते हैं, जिसमें आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, फॉर्मूला है, जिसको आप इसको कहते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जो कि आपने जो है जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इसी को एक रूप में यहाँ पे दे दिया गया है। इसकी सहायता से आप मौसर निकालते हैं। तो इसमें जो कहता है कि a जो है, a आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है और आर जो है शेषफल है और क्यू जो है भागफल है। तो इसमें 2 रिलेशन दिया गया है। आपको पता होगा जब भी मान लीजिए जैसे 2 से हम 5 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, एक आपका शेषफल बच जाता है। तो देखिए जिसमें आप भाग दिए वो आपका ए हो गया, जिससे भाग दिए वो आपका 2 हो गया, जितना प्राप्त हुआ वो भी आपका ये क्यू हो गया, मतलब बी हो गया 2, क्यू हो गया 2, और जो बच गया वो हुआ आपका आर। तो आर और बी में क्या संबंध होता है? बी जो है वो हमेशा आर से बड़ा होता है, शेषफल जो है कभी भी भाजक से छोटा ही होता है। तो देखिए बी आपका भाजक है और भाजक से शेषफल जो है छोटा होता है। छोटे को इस तरीके से दर्शाया जाता है, जिधर ये वाला टेल रहेगा वो छोटा होगा और जिधर इस मान लीजिए आगे कोई संख्या है तो वो बड़ा होगा, पीछे का अगर कोई संख्या है तो वो छोटा होगा। तो कहता है कि आर जो है वो लेस देन होता है बी से। तो ये बात सही है कि भाजक से जो है शेषफल छोटा होता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपको पता होगा परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती है, रूट से बाहर होती है। तो आप सिंपल सा डी में देख रहे हैं, √5 से √5 काट दीजिएगा तो इसका मान केवल 6 रह जाएगा, और 6 को आप 6/1 भी लिख सकते हैं। तो ये PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी अपरिमेय संख्या है। 9वां प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। तो देखिए जब आप इसका शून्यक निकालेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए x² + 12x + 35, इसका शून्यक बराबर शून्य करना है। तो इसको आप पहले फैक्टर तोड़ लीजिए। x² + 12x को आप क्या लिख सकते हैं? 7x + 5x और प्लस 35 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन x कॉमन लीजिएगा तो x + 7, और यहाँ पे x + 7 और प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो फिर x + 7 आ जाएगा। मतलब इसका फैक्टर जो आएगा गुणनखंड वो आएगा आपका x + 5 और उसके बाद x + 7 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x + 5 बराबर 0 और x + 7 बराबर 0। तो एक मान आपका आएगा x बराबर -5 और दूसरा मान x बराबर आएगा -7। तो देखिए दोनों मान वास्तविक तो है लेकिन निगेटिव है, ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह के साथ है। तो दोनों मान जो है शून्यक जो है x शून्यक होता है तो शून्यक जो है वो ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको पहले ही बताया गया कि जो रूट के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता है, वो अपरिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या। तो देखिए 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये तो बाहर आ गया, परिमेय हो गया। 196 का वर्गमूल 14 होता है, ये भी बाहर आ गया, ये भी परिमेय हो गया। 289 शायद 17 का होता है तो ये भी बाहर आ गया, ये भी हो गया आपका परिमेय। लेकिन पूछता है अपरिमेय कौन, तो बच गया सी 27। 27 कभी भी बाहर नहीं आएगा। 27 को आप लिख सकते हैं 3√3, 3 3 होती है 27, तो रूट में फिर भी संख्या रह ही गया तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 5y² - 25 के शून्यक। तो देखिए आपको करना क्या है, 5y² - 25 बराबर 0 कर लेना है। शून्यक का मतलब बराबर में शून्य करके जो चर राशि होता है उसका मान निकालना है। तो चर राशि y है, तो यहाँ से अगर आप 5y² करते हैं तो माइनस में 25 है, अगर राइट साइड में ले जाएंगे बराबर के दूसरे साइड तो ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए y², 5 से 5 25 कट जाएगा, क्योंकि इधर भी जाएगा, आप राइट साइड ले जाएंगे तो बट्टा में जाएगा तो 5 होगा। तो अब y का जब मान आप निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटता है तो आगे रूट लगता है, तो लेकिन प्लस माइनस के साथ लगता है तो +-5। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लस में √5 आएगा y का मान और एक माइनस में आएगा। तो जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे हैं, +√5 और -√5। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद है। देखिए कोई द्विघात बहुपद है, उसमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दे दिया है 3 और अल्फा बीटा बराबर दे दिया है आपको -40। तो कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब आपको द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है द्विघात बहुपद का वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x
और प्लस अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हो गया और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो इसमें आप मान रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दे दिया गया है, तो 3x और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा का मान -40 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस माइनस माइनस -40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -40 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, मतलब इसका कितना हल होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे a1 आपका 1 दे दिया गया है, उसके बाद b1 2 दे दिया गया है, c1 आपके पास 4 है। इसी प्रकार आप देखिए a2 जो है, a2 मतलब दूसरा समीकरण देखना है, उसमें 2 दे दिया गया है, b2 जो है 4 दे दिया गया है और c2 जो है 8 दे दिया गया है। तो आपको करना क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 करिएगा। तो देखिए आपका 1/2 प्लस मतलब 1/2 बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर हो जाएगा 4/8। तो यहाँ से देख लीजिए 2 दूना 4 कट जाएगा, फिर 4 दूना 8 कट जाएगा, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 इस रूल को फॉलो करता है। तो आपको पता होगा जब कोई दिए गए दो रैखिक समीकरण के युग्म में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c1 हो जाता है तो उसका जो हल होता है वो अनगिनत हल होता है, और जो उसका ग्राफ होता है वो संगत होता है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा भी लाइन आ जाएगा, तो ये अनगिनत बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता हुआ निकलता है, तो इसीलिए उसका अनगिनत हल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जब a1 बट्टा a2 ये आपका a1 बट्टा a2 अगर बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, तो उसका केवल एक हल होता है, एक और केवल एक हल, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। और जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तो हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसका, c1 बट्टा c2 का, तब जो है इसका कोई भी हल नहीं होगा और इसका ग्राफ जो है वो समांतर होगा, जो आलेख होता है वो समांतर रेखा होता है। तो ये याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो कहता है b का मान होगा। देखिए बहुपद आपके पास दे दिया गया है द्विघात बहुपद, इसका आपको पता है शून्यक 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो कहता है एक जो शून्यक है अल्फा है, ये कहता है दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तो अल्फा हो जाएगा 1/बीटा या बीटा बराबर 1/अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आप इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, अल्फा बट्टा 1 आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर 1 आ गया, मतलब अल्फा बीटा तो शून्यकों का गुणनफल होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c के जगह पे आपको -b दिया गया है और a के जगह पे x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -b, यहाँ पे c लिए हैं, c/a से डायरेक्ट मान रखते हैं, तो -b/1 बराबर 1, या आप b का जब मान निकालेंगे तो ये माइनस आगे चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो b का मान -1 होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त किस तरह का होता है, ऐसे करके ये मान लीजिए अर्धवृत्त है, तो कहता है इस पे कोण, मतलब किसी दो छोर से आप ऐसे करके मिलाइएगा ना, मतलब दो छोर कहने का मतलब एक छोर ऐसे मिलाइए और फिर उसको दूसरे कोना से मिलाइए, तो ये हर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री कहीं से भी आप लीजिएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, जिसको एक समकोण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नोट 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि देखिए वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है, d जिसको आप विविक्तकर या विवेचक कहते हैं, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा तो x का जो मान आएगा वो वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, अर्थात माइनस जो है वो रूट में रह जाएगा, रूट में माइनस वाली संख्या आ जाएगी। अब आपको याद रखना है, कुछ और जानकारी दे दूं कि जब b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा तो इसका मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन जो अल्फा और बीटा का मान आएगा वो दोनों समान होगा। तो इसीलिए तब जो आपका द्विघात समीकरण या बहुपद होगा उसका मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। और जब 0 से बड़ा होगा b² माइनस 4ac तब उसका मूल वास्तविक होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। तो फिलहाल 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ उसे भी आप पेज पे नोट डाउन कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, बेहद ही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए द्विघात समीकरण है, कहता है कि अगर इसका जो दो शून्यक का मान आएगा, x का मान 2 ठो आएगा, तो एक अल्फा और एक बीटा है, तो कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप 1/अल्फा प्लस
1/बीटा को सॉल्व करिए तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बीटा प्लस अल्फ़ा बट्टा अल्फ़ा बीटा आएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, ये दोनों का मान समान ही आएगा। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, मतलब माइनस b/a या बट्टा अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो माइनस b/a समीकरण में देखिए माइनस b का मान आपको दे दिया है -1, तब माइनस ऑफ -1 मतलब माइनस पहले से लगा रहेगा और b -1 है तो माइनस हो जाएगा -1 का, और a बट्टा a, तो बट्टा में देखिए a का मान 2 है, अब बट्टा c/a तो देखिए c -6 है और c/a तो बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/-6 बराबर -1/6 होगा, क्योंकि माइनस फाइनली ऊपर ही जाता है। तो -1/6 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको a दे दिया गया है, a जो पहला पद होता है a बराबर -3 है, a बराबर -3, a इक्वल्स टू -3 है। d आप निकाल लेंगे a2 - a1 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 4 माइनस घटाएंगे पहला पद -3 है तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 7 का अंतर दिया गया है। तो कहता है 21वां पद, तो जब AD पता हो तो निकालना है T21 टर्म 21 मतलब 21वां पद, इसको T1 या मतलब T21 A21 भी आप लिख सकते हैं, कोई L भी लिखता है, तो A21 या T21 BTC के बुक में A21 रहता है। तो T21 बराबर यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस 21वां पद है तो a प्लस 20d लिखेंगे, ये फॉर्मूला होगा, एक पद कम करके 20d, a प्लस 20d। तो a आपके पास है -3 और प्लस 20d, तो 20 गुने d का मान 7 है, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 20 7 140, तो 140 में से 3 आप घटाइएगा तो 137 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण सबसे पहले देखिए इसको जब आप तोड़ेंगे, कभी भी चर पद बट्टा में नहीं होगा, बट्टा में होगा तो वो बहुपद होगा ही नहीं, और अगर बहुपद होता भी है, देखिए यहाँ पे अगर बहुपद है भी, क्योंकि बराबर में है, समीकरण है, अगर सिंपल में रहता बराबर नहीं दिया रहता तब तो ये बहुपद ही नहीं होता, लेकिन बराबर दिया है तो जब आप इसको तोड़ेंगे, इसके बट्टा में 1 करके एलसीएम लेंगे तो ये जो है यहाँ पे ऊपर में x का पावर 4 आ जाएगा, तो ये 4 घात वाला चतुर्थ घात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो डी तो सबसे पहले होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए रूट में कभी भी चर पद नहीं होगा, चर राशि अगर रूट में होगा तो वो एक जो है बहुपद नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए जब आप x² यहाँ पे तोड़ते हैं तो देखिए c को जब आप तोड़ेंगे तो कोना कोनी गुना कर लीजिए या भिन्न जोड़ करेंगे तो ये x² प्लस 1/x बराबर x² होगा, तो यहाँ पे आप कोना कोनी गुना करिए तो x² + 1 बराबर x³ हो जाएगा, मतलब ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो c भी नहीं होगा, तो बच गया a। जब आप a को तोड़ेंगे तो देखेंगे ये a - b का होल क्यूब, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे पहले है x³ माइनस यहाँ पे x² है माइनस x², तो बराबर यहाँ पे a - b का होल क्यूब, आपको डायरेक्ट मैं सॉल्व करके डायरेक्ट मान लिखता हूँ, तो a³ होगा तो x का क्यूब माइनस b³ तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3a²b, इसको तोड़िएगा तो 3x² आएगा और -3ab मतलब प्लस 3ab², तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x³ से x³ वाला कट जाएगा, केवल स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो स्क्वायर वाला ही बचना तो द्विघात समीकरण कहलाता है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अंतिम प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको केवल इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें केवल आपको आंसर चाहिए या इसी प्रकार डेरिवेशन के साथ आपको वीडियो चाहिए, आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। और इसी प्रकार अप टू डेट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुँचती रहेगी। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी कहता है 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो जब आप इसको मान लीजिए व्युत्क्रम में उल्टा क्रम में लिखते लिखते 0 तक जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला पद a बराबर आपके पास 80 दे दिया गया है, d आप निकाल लेंगे a2 माइनस मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 76 में से जब आप 80 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -4, मतलब a तो 80 हुआ लेकिन इसमें 4 कम करके जा रहा है, तो कहता है कि 0 कौन सा होगा। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, nवां पद बराबर बराबर कहता है 0 कब आ जाएगा, तो n बराबर जब मान निकल जाएगा तो समझ जाएंगे कौन सा पद होगा। तो a आपके पास है 80 प्लस n-1 और d है आपके पास -4 बराबर 0। तो देखिए 80 को आप भेज दीजिए दाएं साइड में,
तो यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो -4n, फिर माइनस माइनस प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपके पास -80। और जब 4 फिर इधर आप भेजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं -4n बराबर आपके पास आ जाएगा -84, क्योंकि 4 भी उधर माइनस में जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 21 चौके 84, तो n बराबर आ जाएगा 21। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 इस प्रकार से दिया गया हो तो उसका जो है 21वां पद मतलब 21वें नंबर पे जाके 0 आ जाएगा, तो 21वां पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में मैं 21 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दूँ, अगर आपको इसका आंसर अगर आप बना पाते हैं तो 4 ऑप्शन है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मान निकालना है। तो आप लोग जो है इसका आंसर अगर आप बना पाते हैं, ऑप्शन है 6, 4, -4 और 2, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें 21 नंबर से सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उसमें आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।